तो विद्यार्थियों, आज हम राइटिंग स्किल के अंतर्गत लेखन कौशल के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन का जिक्र करेंगे। पूर्व में भी हम इस बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। विषय यह था अनुच्छेद होता क्या है। पहले पाठ्यक्रम में निबंध था, नियोजित ढंग से बांधना, उसके अपने दायरे थे, काफी विस्तार में दे दिया जाता था, परंतु अब अनुच्छेद शॉर्ट संक्षिप्त निबंध के रूप में हम इनको कहते हैं। कहा जाता है किसी भी विषय पर सीमित शब्दों से अधिक विचारों को क्रम से व्यक्त करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी कि कम से कम सीमित शब्दों में और अधिक से अधिक तथ्यों, अधिक से अधिक विचारों को क्रम से व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। एक अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होता है। अनावश्यक प्रसंग, घटनाएं एवं उदाहरणों के लिए अनुच्छेद में कोई जगह नहीं होती। अनुच्छेद में स्पष्टता और सटीकता लाने के लिए एकाग्रता एवं संगति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। निबंध में तो आप कोटेशन दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, अनेक प्रसंग जोड़ सकते हैं, जितना चाहे उतना विस्तार दे सकते हैं, परंतु अनुच्छेद में ऐसा नहीं है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान देना होता है। नंबर 1, विषय को लगभग 80 और 100 शब्द के अंदर बांधना। लगभग 80 से लेकर 100 शब्दों के अंदर अनुच्छेद लिखा जाता है। अनुच्छेद का आरंभ सीधे विषय से करना चाहिए। अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। विचारों का प्रवाह, उनकी श्रृंखला एक कड़ी में पिरोई होनी चाहिए। विचारों का जो प्रवाह है वो एक श्रृंखला की भांति एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जुड़ी हुई होनी चाहिए। विचारों में तारतम्यता होनी चाहिए। विचारों में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, तारतम्यता। भाषा सरल, स्पष्ट एवं रोचक होनी चाहिए। अब अनुच्छेद लेखन आता है हमारी क्लास में, हमारे सिलेबस में अनुच्छेद लेखन है संकेत बिंदु के आधार पर। अगर अनुच्छेद में संकेत बिंदु दिए गए हों तो पहले उन बिंदुओं को समझना चाहिए, उन्हीं के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। जिस क्रम में बिंदु दिए हैं उसी क्रम में हमें अनुच्छेद को तैयार करना है। ठीक। अनुच्छेद मुख्यतः 4 प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1 वर्णनात्मक, नंबर 2 विचारात्मक, नंबर 3 कल्पनात्मक और नंबर 4 भावात्मक। वर्णनात्मक, इसके अंतर्गत दृश्य, परिस्थिति, स्थान, वस्तु आदि का वर्णन होता है। वर्णनात्मक में विचारात्मक में इसके अंतर्गत किसी समस्या, घटना, स्थिति आदि विषयों पर उसके पक्ष या विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरा आता है कल्पनात्मक। कल्पना, देखी हुई विषय वस्तु के आधार पर उसमें अपनी कल्पना कि ऐसा होगा की प्रधानता, कल्पनाओं की प्रधानता इस प्रकार के अनुच्छेद में दी जाती है। नंबर 4 होता है भावात्मक। इनके अंतर्गत भावों की प्रधानता दी जाती है, अर्थात किसी प्रकार की प्रचलित जो सूक्तियां हैं, परंपरागत सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों को संदर्भ लेकर के अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, अनुच्छेद लिखे जाते हैं। सबसे पहला आता है वर्णनात्मक। अब वर्णनात्मक में देखिए, सबसे चुनाव का दिन। आप प्रत्यक्ष चुनाव को देख रहे हैं, चुनाव का दिन है, उसका आप वर्णन कर रहे हैं कैसा।
चुनाव का दिन, संकेत बिंदु क्या है? बस्ती में हलचल, पहली। दूसरा, मतदान केंद्र का दृश्य। नंबर 3, उम्मीदवारों के गुणों की चर्चा। नंबर 4, सुरक्षा बल। नंबर 5, महिला पुरुष। ये सारी विषय वस्तु इस अनुच्छेद के अंतर्गत आ जानी चाहिए। देखिए, रविवार के दिन प्रातः काल से हमारी बस्ती में अजीब सी हलचल थी। अभी सभी सुबह जल्दी उठ गए और अपने अपने कार्यों को निपटा कर रहे थे। कारण था चुनाव। वह चुनाव का दिन था। सभी अपना मतदान करने के लिए बहुत उत्साहित थे। चारों ओर चुनावी बातचीत और उम्मीदवारों के गुणों के विषय में चर्चा का शोरगुल था। सभी अपने अपने उम्मीदवारों की प्रशंसा कर रहे थे और उन्हें वोट देने की बात कह रहे थे। जब मैं अपना मतदान देने के लिए मतदान केंद्र जा रहा था तो मैंने देखा कि लोगों के समूह अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं और जो लोग वोट डाल चुके थे वे भी राजनीतिक चर्चा करते हुए मतदान केंद्र से लौट रहे थे। मतदान केंद्र पर जाकर मैंने देखा कि वहां बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा की भावना से सुरक्षा बल तैनात था। मतदान केंद्र के अंदर महिला व पुरुषों की अलग अलग पंक्तियां थी। सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अंदर बैठे व्यक्ति मतदान करने वाले को अपनी वोटर लिस्ट में मिलान करते हैं। मतदाता उनको पर्ची देते हैं। वो पर्ची से उनके विवरण को देख करके उन्हें ईवीएम तक जाने के लिए निर्देश देते हैं। इस बीच में उनकी उंगली पर एक प्रकार की काली स्याही लगा देते हैं जिससे कि कोई धोखे से दोबारा मतदान करने के लिए ना आ सके। उसके बाद मतदान केंद्र में रखी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बटन दबाकर लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाल रहे थे। यह प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चली। लोग मतदान केंद्र पर आते जाते रहे। इस बार मैंने भी पहली बार अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया और ऐसा करके मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। ये चुनाव के दिन का आपका अनुच्छेद हो सकता है। इतना ही अनुच्छेद में हमें ज्यादा विस्तार नहीं देना होता है। अनुच्छेद बस इतनी सीमा तक हम अनुच्छेद को लिख सकते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है विचारात्मक, जिसमें विचार होते हैं। जैसे दहेज एक समस्या। दहेज क्या है? दहेज एक समस्या। उसके संकेत बिंदु क्या हो सकते हैं? नंबर 1, दहेज प्रथा एक कुरीति। दहेज प्रथा एक समस्या। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। और नंबर 4, सरकारी कदम। इसके खिलाफ सरकार क्या कदम उठाती है? अब देखिए, इस पे हमें लिखना है। तो भारतीय सामाजिक जीवन में अनेक अच्छे गुण हैं, परंतु कुछ बुरी रीतियां भी उसमें घुन की बातें लगी हुई है। इसमें एक रीति है दहेज प्रथा की। विवाह के साथ ही पुत्री को दिए जाने वाले सामान को दहेज कहते हैं। आज दहेज एक बड़ी समस्या है। समय के चक्र में इस सामाजिक दहेज की प्रथा ने धीरे धीरे अपना बुरा रूप धारण करना आरंभ कर दिया है और लोगों ने अपनी कन्याओं का विवाह करने के लिए भरपूर धन देने की प्रथा चला दी है। इस प्रकार दहेज प्रथा ने जघन्य रूप धारण कर लिया है और समाज में यह कुरीति सी बन गई है।
अब इसका निवारण दुष्कर प्रतीत हो रहा है। अब तो बहुधा लड़कों को बैंक का एक चेक मान लिया जाता है। अब तो बहुधा लड़के को बैंक का एक चेक मान लिया जाता है कि जब लड़के की शादी होगी तो लड़की वालों से दहेज के रूप में अधिक से अधिक मात्रा में धन वसूल करेंगे और इधर लड़की का विवाह कर देने के साथ ही उसका पिता कर्ज से दब जाता है। दहेज के कारण ही कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितनी औरतें पीड़ित होकर आत्महत्या कर लेती हैं। दहेज के लिए बहुओं को जिंदा जला दिया जाता है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं से पूरा समाचार पत्र भरा रहता है। दहेज प्रथा के दुष्परिणामों से भारत के मध्ययुगीन इतिहास में अनेक घटनाएं भरी पड़ी हैं। धनी और निर्धन व्यक्तियों को दहेज देने और न देने दोनों ही स्थितियों में कष्ट सहने पड़ते हैं। इस कुरीति को समाप्त करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और दहेज प्रथा को भारतीय समाज के माथे के कलंक के रूप में नहीं रहने देना चाहिए। ये आपका विचारात्मक अनुच्छेद हो गया, दहेज प्रथा, दहेज एक समस्या। इसके बाद में तीसरा आता है कल्पनात्मक। अब आप कल्पना करेंगे, क्या है कल्पनात्मक? रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य। दो होता है, एक तो आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं तो वो वर्णनात्मक में आएगा, परंतु आप प्लेटफॉर्म में नहीं हैं और उसके बाद उसके दृश्य का कल्पना के आधार पर सोच करके आप वर्णन कर रहे हैं, वो कल्पनात्मक में आता है। रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य, संकेत बिंदु, यात्रियों के लिए सुविधाएं। नंबर 2, कुछ लोगों का प्लेटफॉर्म ही घर। नंबर 3, गाड़ियों की स्थिति। नंबर 4, भारतीय प्लेटफॉर्म की स्थिति। ये प्लेटफॉर्म, इन बिंदुओं को लेकर के आपको अनुच्छेद लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। प्लेटफॉर्म का भी अपना जीवन होता है, यह भी अन्य जीवों की तरह व्यस्त रहता है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को बैठने के लिए बेंच बने होते हैं, आराम करने के लिए प्रतीक्षालय, खाने पीने के लिए भोजनालय, चाय पानी पीने के लिए दुकानें तथा सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था होती है। हमारे देश में भारतीय रेलवे के प्लेटफॉर्म कई लोगों का आवास स्थान भी है। जिन लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता वे रेलवे प्लेटफॉर्म को ही अपना घर मान लेते हैं। वे वहां पर गाड़ियों में स्नान आदि कर लेते हैं, फिर वहीं पर कुली या जूता पालिश जैसे काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। प्लेटफॉर्म पर रुकती चलती गाड़ियां लोगों की भारी भीड़, प्लेटफॉर्म पर रुकती चलती गाड़ियां, लोगों की भारी भीड़ आदि अपने आप में रोमांचकारी दृश्य है। गाड़ी के विलंब हो जाने पर प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ हो जाती है। प्रतीक्षालय, स्नानागार आदि में लंबी लंबी लाइन देखने को मिलती है। प्लेटफॉर्म पर जैसे ही रेलगाड़ी पहुंचती है वैसे ही कुली सामान उठाने के लिए भागने लगते हैं। गाड़ी पर चलने वाले यात्री एक दूसरे को धकेलने लगते हैं। गाड़ी जाने के बाद कुछ देर के लिए हलचल शांत हो जाती है। भारतीय प्लेटफॉर्म की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके कारण हम ही हैं, इसके कारण भी हम ही हैं, क्योंकि हम इसका प्रयोग सही ढंग से नहीं करते, जिससे बनाए गए नियमों का हनन होता है और दुर्घटनाएं भी हमारी लापरवाही की वजह से होती है। यदि हम किसी कार्य को सुचारू रूप से करें तो प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा प्राप्त होगी। ये आपका एक कल्पनात्मक प्लेटफॉर्म के दृश्य का आपने अनुच्छेद लिख करके तैयार किया। इसके बाद में नंबर 4 आता है भावात्मक
इसमें अपने भाव विषय। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अप्रत्यक्ष रूप से ये समय का महत्व, इस विषय का क्या समय का महत्व, परंतु सूक्ति के रूप में दिया गया है। इसमें अपने भाव, क्योंकि भाव क्या है सूक्ति का? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका भाव यह है कि समय का महत्व है। अभी इस विषय पर आपको भावात्मक लेख लिखना है। संकेत बिंदु, समय का महत्व, अमूल्य वस्तु समय, समय की तुलना धन संपत्ति से, जीवन का क्रम समय, सब कुछ समय को लेकर के। तो कैसे लिखेंगे? समय का सदुपयोग करने का महत्व बताते हुए सावधान किया है। यदि समय पर कर्म करने से चूक जाओगे तथा समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। संसार में समय को सबसे अमूल्य वस्तु माना गया है, क्योंकि धन संपत्ति खो जाने या नष्ट हो जाने पर परिश्रम करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समय वह संपत्ति है जिसके खो जाने, नष्ट हो जाने या व्यतीत हो जाने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे उसके लिए बड़े से बड़ा मूल्य भी चुकाने की कल्पना की जाए। बड़े से बड़ा मूल्य चुकाने का भी प्रयास क्यों ना किया जाए, बीता समय वापस नहीं आता। समय बीत जाने के बाद समझ आने पर व्यक्ति के पास हाथ मलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। वास्तव में समय ही जीवन और क्रम है। जो समय के एक एक पल को मजबूती से पकड़कर उसका उपयोग करता है, उसके मन मस्तिष्क में किसी प्रकार के पश्चाताप का भाव नहीं रहता। जो समय के क्षण को पकड़कर नहीं चलता वह पश्चाताप में भर कर फिर आने वाले समय का इंतजार करता है। यही जीवन और समय का परम सत्य है। समय के महत्व एवं उसके सदुपयोग पर प्रकाश डालने वाली यह सूक्ति कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, सूक्तिकार ने व्यापक जीवन के अनुभवों का निचोड़ है। ये सूक्तिकार के व्यापक जीवन के अनुभवों का निचोड़ है। जीवन को सफल बनाने तथा पथ प्रदर्शित करने वाले सत्य स्थिर आलोक स्तंभ है। इस प्रकार हम भावात्मक अनुच्छेद को भी लिख सकते हैं। तो आज हमने आपको अनुच्छेद के 4 प्रकार बताए, वर्णनात्मक, विचारात्मक, कलात्मक और भावात्मक। चारों प्रकार के अनुच्छेदों के एक एक उदाहरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। आप अभ्यास के द्वारा अपना अनुच्छेद लेखन सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। इस आशा के साथ बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।